ठंड का समय आ गया था। अब धीरे धीरे कोहरा छाने लगा था। सूरज बहुत जल्दी ढल जाता और रात का अंधकार चारों तरफ बिखर जाता। रजत कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। जैसे जैसे वो अपने पैर उस गांव की तरफ बढ़ा रहा था, उसकी सांस बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा खौफ से भर रहा था, पर उसकी मजबूरी थी कि उसे इस गांव में वापस आना पड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप, उसका बड़ा सा घर और उसकी दौलत शोहरत, वो कब तक इन चीजों से भागता। अरे रजत बेटा, बड़े दिनों बाद शहर से वापस आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? बड़े दिन हो गए तुम्हारे घर की तरफ चक्कर भी नहीं लगा पाया। तुम्हारे माँ पिताजी तो ठीक है ना? रजत पहले तो शांत था, फिर काका की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ काका, घर में सब ठीक है। और रजत वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त भुवन बैठा था और सिगरेट पी रहा था। अरे रजत, तू कब आया? एक फोन ही कर देता, मैं आ जाता लेना। आ, बैठ मेरे साथ, बैठ के एक सिगरेट की कश तो लगा। रजत वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो बोलता है, मुझे त्रिभुवन काका मिले थे, बहुत कमजोर हो गए थे। अब बेचारे करे भी तो क्या, उनका एक ही बेटा था, वो भी उनसे पहले चल बसा। ये तो क्या बोल रहा है? त्रिभुवन काका? उन्हें तो मरे हुए 3 महीने हो गए। तूने किसी और को देखा होगा। कितना वक्त जो हो गया तुझे गांव छोड़े। रजत की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो काका ही थे। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। रजत एक कश लगाता है और बोलता है, मैं यहीं से वापस हो जाऊंगा, मुझे आगे जाना ही नहीं है। तभी उसकी फोन की घंटी बजती है। फोन उसके माँ का था। बेटा, तू पहुंचा कि नहीं? मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। थोड़ी देर में रजत अपने घर के बाहर खड़ा था। वो उस घर के अंदर जाना तो नहीं चाह रहा था, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अंदर जाता है। माँ, कहाँ हो आप? वो इतना बोलता ही है कि मानो उस महल में जान आ गई हो, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो, और रजत के आते ही वो इंतजार खत्म हो गया हो। पिताजी कहाँ हैं माँ? वो अपने कमरे में है। तू तो जानता ही है कि उन्हें चलने फिरने में कितनी दिक्कत होती है, तो उनके कमरे में ही चल के उनसे मिल ले। रजत अपने पिता से मिलके अपने कमरे में सो गया। वो सफर का बहुत थका हुआ था, तो उसकी आंख लग गई। रजत, तुम आ गए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मेरी गुड़िया मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। दो मेरी गुड़िया वापस करो रजत। ये सपना ये क्या था? और वो गुड़िया? तभी रजत की नजर अपने बिस्तर पे पड़ी। वहां पे वही गुड़िया रखी हुई थी। ये यहाँ कहाँ से आई? माँ? क्या हुआ बेटा, तू ऐसे चिल्लाया क्यों? माँ, इस गुड़िया को हटाओ इसे यहाँ से। यहाँ कोई गुड़िया नहीं है। रजत देखता है कि वहां कुछ नहीं था, पर रजत की माँ के चेहरे पर भी वो डर था। सुबह रजत अपनी खेतों की तरफ निकल जाता है। कितनी शांति है यहाँ। ये पेड़ पौधे तो सिर्फ गांव में ही देखने मिलते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। ये कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। रजत उसके तरफ बढ़ता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की बोल पड़ती है, तुम गांव के लड़के कभी शहर की लड़की नहीं देखी है क्या, जो मुझे रोज रोज सवाल करने आ जाते हो? आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और आपको देखा। आप इस गांव की नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं अपनी मौसी के घर आई हूँ। वो बहुत बूढ़ी है, तो कभी कभी खेतों में उनकी मदद कर देती हूँ। मैं देहरादून से ही हूँ, मेरा घर वहीं है। मैं अपने पापा मम्मी के साथ वहीं रहती हूँ। और आप? मेरा नाम रजत है। मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, पर कई साल से मैं शहर में रह रहा हूँ। मैं भी कुछ समय पहले ही यहाँ आया हूँ। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मौका मिलेगा तो आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। रजत आज खुश था, क्योंकि उसे कोई मिला था जिससे वो दिल खोल के बातें कर सकता था। क्या बात है बेटा, आज तो तू खुश लग रहा है। किसी पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई क्या? माँ, मुझे एक लड़की मिली। वो बिल्कुल अलग थी। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, कौन थी वो लड़की? कहीं अपने रामू भाई साहब की बेटी तो नहीं? नहीं माँ, वो इस गांव की नहीं है। यहाँ उसकी मौसी का घर है। आप उसको नहीं जानती होंगी। जरूरी नहीं है कि आप सबको जानो माँ। और वैसे भी जब से पापा की तबीयत खराब हुई है, आप तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। रजत की माँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है, पर रजत को खुश देखकर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब रजत हर रोज जल्दी तैयार होके उस लड़की से मिलने खेत जाता था। अरे रजत, खाना तो खा लो। आके खाता हूँ माँ। मेम साहब, ये रजत बाबा रोज रोज कहाँ जाते हैं? अरे सरिता, कोई लड़की आई है हमारे गांव में देहरादून से, उसी से मिलने जाता है। अच्छी दोस्ती हो गई है इनकी। पर इस गांव में ऐसी तो कोई लड़की नहीं आई है। अपना गांव है ही कितना बड़ा। यहाँ तो जो होता लोगों को पता ही चल जाता। अगर ऐसी कोई आई होती तो जरूर पता चलता। वैसे भी मेम साहब, थोड़ा ध्यान रखिएगा रजत बाबा का। ये दोस्ती ज्यादा रास नहीं आती। आपको तो मालूम है मेम साहब, पता नहीं ये लड़का किसी को भी अपना दोस्त बना लेता है। चलो तो चल के देखूं जरा, कौन है ये देहरादून वाली लड़की? किससे बातें कर रहा था तू? माँ, मैं बस रजत देखता है कि वहां कोई नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कहाँ चली गई। कहाँ चली गई तुम? अभी तो यही थी। रजत की बेचैनी बढ़ने लगी। रजत की माँ समझ जाती है कि उसका बेटा किसी मुसीबत में है। वो तुरंत उसे घर लेके आती है। तुम कौन हो? तुम्हारे बचपन की दोस्त पिंकी हूँ। रजत के आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है। बचपन में पिंकी और रजत साथ खेलते थे। पिंकी उनके पड़ोस में रहती थी। पिंकी का कोई नहीं था, बस एक बूढ़ी दादी थी जो उसका ख्याल रखती थी। एक दिन पिंकी रजत खेल रहे थे। पिंकी की गुड़िया के लिए रजत ने उसे बक्से में बंद कर दिया और उसकी गुड़िया लेके भाग गया। पिंकी चीखती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसने वहीं दम तोड़ दिया। तब से रजत एक भी दिन उस महल में चैन से नहीं रह पाया। पिंकी के मरने के बाद उसकी दादी भी ज्यादा जी नहीं पाई। वो भी जल्दी चल बसी। मुझे माफ कर दो पिंकी, तुम चाहो तो मुझे मार के अपना बदला ले सकती हो। तभी पिंकी रजत की तरफ आगे बढ़ी। उसे लगा कि ये उसका आखिरी दिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से बहुत तेज रोशनी हुई। सुबह हो गई थी। रजत जमीन पर लेटा हुआ था और वो बिल्कुल सही सलामत था। वो समझ गया कि पिंकी ने उसे माफ कर दिया है। अब सब ठीक है माँ, अब सब ठीक है। अब मैं अपने घर में सुकून से रह पाऊंगा। अब ये रात का अंधेरा मुझे डराएगा नहीं।